नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में हमने सभी टॉपिक की चर्चा कर ली थी। हमने समझ लिया था कि स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है और जीव मंडल क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है वायुमंडल, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। तो पहले हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में समझा था कि ये जो शब्द है एटमॉस्फेयर, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है और वो शब्द है एटमॉस। और एटमॉस का अर्थ क्या होता है? वाष्प। इसका मतलब होता है वेपर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? वेपर। तो इसी से एटमॉस। और स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है हमारे चारों ओर। तो अगर हम वायुमंडल की एक परिभाषा, बहुत सामान्य सी परिभाषा निकालने की कोशिश करें तो कहा जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। अर्थ के सराउंडिंग जो गैसेस हैं उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय ऑन अर्थ। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारी पृथ्वी ये है और आप ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और इन्हीं गैसों के आवरण को आपने वायुमंडल का नाम दिया है। इन्हीं ग्रुप ऑफ गैसेस को या कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस को एटमॉस्फेयर कहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये गैसें पृथ्वी से जुड़ी हुई क्यों हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सर जितने भी पार्थिव ग्रह हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, इन सभी में एक प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, इन सभी में एक आदिम वायुमंडल था। लेकिन ये पूरा का पूरा वायुमंडल सौर किरणों की वजह से, सौर किरणों की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि सोलर विंड की वजह से सभी ने अपना वायुमंडल खो दिया। आज वीनस के पास एटमॉस्फेयर है लेकिन मरकरी के पास नहीं है, मार्स के पास नहीं है। पर अर्थ में ये चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? तो ये गैसेस पृथ्वी के साथ इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि पृथ्वी की एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सभी गैसें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। और दूसरा सवाल जो पैदा होता है कि सर सौर विकिरण इनको उड़ा क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो हमारी पृथ्वी का जो कोर है, कोर मतलब हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, इस कोर में निकल और आयरन पाया जाता है, लोहा और निकल पाया जाता है। और जब ये घूमता है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऐसा आपको एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा। तो जब भी सौर किरणें आती हैं तो वे इस चुंबकीय क्षेत्र से टकरा जाती हैं, जिस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल अब तक पृथ्वी पर बना हुआ है। आपको याद है हमने आपको मंगल के बारे में बताया था कि मंगल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मंगल में वायुमंडल टिक नहीं पा रहा है क्योंकि सौर किरणें वायुमंडल को उड़ा देती हैं। तो हमें जरूरत है कि मंगल के चारों ओर हम एक कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र बनाएं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करें। ठीक है, तो सर हमें यह तो समझ में आ गया कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसों का आवरण है
उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। सर हमें यह समझ में आ गया, वट द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस सराउंडेड ऑन अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें कौन सी गैसें हैं। सर गैसें तो हैं, ये तो आपने बता दिया, पर हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं? तो बहुत सारी गैसेस हैं दोस्तों, लेकिन हमारे वायुमंडल में जो सबसे बड़ी गैस है वो है नाइट्रोजन। वो है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो हिस्सेदारी है वो हमारे वायुमंडल में लगभग 78% की है। दूसरी बड़ी गैस जो है दोस्तों वो है ऑक्सीजन। वो कौन सी गैस है? वो है ऑक्सीजन, O2। और ऑक्सीजन की जो हिस्सेदारी है वो 20.95% या कई किताबों में इसे 21% कहा जाता है। और बाकी जो 1% हिस्सा बचा, उस 1% हिस्से में शामिल है आर्गन, उसमें शामिल है आर्गन, उसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें शामिल है हाइड्रोजन। ये सभी गैसें इसमें शामिल है, अमोनिया, मीथेन, ये सारी गैसेस इसमें इंक्लूडेड है। तो हमारा वायुमंडल मुख्यतः दो गैसों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इसमें नाइट्रोजन है जिसकी हिस्सेदारी 78.08% है, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन है जिसकी हिस्सेदारी 20.95% है। फिर तीसरे नंबर पर आती है आर्गन जिसकी हिस्सेदारी 0.93% है, और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हिस्सेदारी 0.03% है। अब एक सवाल पूछा गया था, बड़ा अच्छा सवाल था, उसमें उसने क्या किया था, इन चारों गैसों के, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आएगा भी ये सवाल, उसमें इन चारों गैसों को लिखा गया, प्रश्न में लिखा गया, और उसमें एक चीज कही गई कि बताइए इनको जमाइए बढ़ते क्रम में, मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप सबसे छोटा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा। अब जनरल कंफ्यूजन हमें यह होता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखेंगे चौथे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आर्गन आता है। तो अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की 4 सबसे बड़ी गैसों को बताइए, नाम बताइए, तो नंबर 1 लिखेंगे आप नाइट्रोजन 78.08%, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन 20.95%, फिर आप लिखेंगे आर्गन 0.93, और फिर आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। क्लियर? इस तरह 0.036 और ज्यादा बताना चाहें तो 0.03। तो ये ऑर्डर है। फिर इसके बाद आप देखें नियॉन भी है, हीलियम भी है, क्रिप्टो भी है, जेनॉन भी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैल्यू बहुत कम है, 0.00005। ऐसा क्यों है सर? बहुत हल्की गैस है, बहुत ऊपर तक जाती है, तो बहुत आसान होता है, जो सौर किरणें आती हैं वो आसानी से इस गैस को उड़ा करके ले जाती है, तो बहुत इजी होता है इस गैस का बाहर जाना। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया कि वायुमंडल क्या है, किस तरह से यह बना हुआ है, ये बातें समझ में आ गई। अब दूसरी बात आपको यह समझना है कि ये जो अलग अलग गैसें वायुमंडल में हैं, सर इनका महत्व क्या है? सर हमें तो बस ऑक्सीजन की जरूरत है, बाकी की क्या आवश्यकता है? सर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन को ना 100% होना चाहिए, बाकी का हम क्या करेंगे? सर नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान देना, एक एक करके टॉपिक को समझना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में कि सर नाइट्रोजन गैस का क्या महत्व है। तो जो नाइट्रोजन गैस है, एक तो यही हमारे वायुमंडल में दाब को पैदा करने वाली गैस है, ये हमारे वायुमंडल में प्रेशर क्रिएट करती है। आपने देखा होगा कि अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक घर बना दिया, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सभी के ऊपर एक दाब लग रहा है, और इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, इसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है।
वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो एक इकाई क्षेत्र है, उस एक इकाई क्षेत्र पर वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको इसको देता हूं। वायु दाब की एक बहुत विशेषता होती है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाएंगे, वायु दाब कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा गैसें होती हैं ना, वो निचले स्तर पर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है, तो यहाँ बहुत सारी गैसों का वायु दाब लग रहा है, तो यहाँ आपको बहुत वायु दाब देखने मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे, जो गैसों की संख्या है ना, जैसे मान लो यहाँ पर इतनी सारी गैसें थी, तो यहाँ पर दाब भी ज्यादा था। जैसे ही आप ऊपर गए, अब गैसों की संख्या कम होने लगेगी। तो जब गैसों की संख्या मात्रा कम होगी, तो वायु दाब भी कैसा होगा? कम होगा। बट नेचुरल सी बात है कि सर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गैसों की मात्रा में कमी आएगी, जिस वजह से वायु दाब में भी कमी आएगी। सर अमाउंट ऑफ गैसेस में कमी आएगी, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी कमी आएगी। अब इसका एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, चिप्स वगैरह आपने खाया होगा, खाया नहीं होगा तो कम से कम चिप्स के पैकेट को आपने देखा होगा। तो चिप्स का जो पैकेट होता है, जब आप मैदानी इलाके में देखते हैं, जैसे आपने वो पैकेट, मान लीजिए कि अभी मैं मध्य प्रदेश में हूं, तो सामान्य इलाका है, मैदानी इलाका है, तो यहाँ पर जब मैं चिप्स का पैकेट देखता हूँ तो उसमें नॉर्मल हवा भरी हुई दिखाई देती है, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जब यही चिप्स का पैकेट आप पहाड़ों पर देखेंगे, आप उत्तराखंड में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, सिक्किम में आप कंचनजंगा पर पहुंच गए, तो आप देखेंगे वो चिप्स का पैकेट बहुत ज्यादा फूला हुआ दिखाई देगा आपको, उसमें बहुत ज्यादा फूलापन दिखाई देगा। ऐसा क्यों? जब वो चिप्स का पैकेट मैदानी इलाके में है तो उसके ऊपर एयर प्रेशर बहुत लग रहा है, ठीक है, जिस वजह से उसकी अंदर की जो हवा है ना, उसमें जो हवा भरी जाती है वो उतना बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि बाहर से उसको प्रेशर लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ों पर जाता है चिप्स का पैकेट, तो वहां एयर प्रेशर कम है, तो अब अंदर की हवा बाहर आने की कोशिश करेगी, जिस वजह से उसका जो फूलापन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये वायुदाब, तो ये जितना भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करते हैं, जितना भी वायुदाब हम महसूस करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा बनाती है, तो वायुदाब को बनाने में भी सबसे ज्यादा योगदान नाइट्रोजन का ही होगा। दूसरा बड़ा महत्व नाइट्रोजन का यह है कि दोस्तों यह वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। खास तौर पर आप जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बिना नाइट्रोजन के ग्रो नहीं कर सकते। एक प्रक्रिया होती है जो आगे जाकर के हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसके द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौष्टिक नाइट्रेट में बदला जाता है अलग अलग पदार्थों के द्वारा। ओके, तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। और आगे जाकर के हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो अगर यही जिंदा नहीं रहेंगे तो दूसरे जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी गैस है। फिर दूसरा ऑक्सीजन, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ गैस कहलाती है, इसे जीवन गैस कहा जाता है। कारण आप जानते हैं, क्योंकि यही इसी के द्वारा हम श्वसन करते हैं, इसी के द्वारा हमारा रेस्पिरेशन होता है। उसके द्वारा याद रखें, ऑक्सीजन का एक और महत्व है कि ये चीजों को जलने में मदद करती है। इट हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। देखो, बहुत पहले किसी ने एक कमेंट किया था कि सर आप ये बताइए कि जब शुरुआत में ऑक्सीजन थी ही नहीं तो चीजें जल कैसे रही थी। देखो, ऑक्सीजन एक फ्लेमेबल गैस नहीं है, ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस नहीं है, ऑक्सीजन मदद करती है दूसरे पदार्थों के ज्वलन में, ठीक है। तो ये बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन इज नॉट एट ऑल फ्लेमेबल, इट हेल्प्स अदर टू बर्न। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। ऑक्सीजन हो गया। सर ऑक्सीजन के बाद अब आप ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है।
और यहीं से हमें एक शब्द भी पढ़ना है जो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया था, और वो शब्द है ग्लोबल वार्मिंग। अब ध्यान देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पृथ्वी पर तापमान संतुलित रहता है। तापमान जो है वो संतुलित रहता है, और यह गैस बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब दोनों बातों को समझते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक ग्रीन हाउस गैस है, वह एक हरित गैस है। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। देखो, हमने पहले भी आपको बताया है कि ग्रीन हाउस गैसें क्या काम करती हैं, पर आज मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा यह दिखाने की कोशिश करता हूं कि ग्रीन हाउस गैसों का महत्व क्या है। देखो ध्यान दो, ये सूरज है, यहां से अल्टीमेटली रेज निकल करके आती हैं। एक मिनट दीजिए, देखिए ये सूरज है, यहां से बहुत सारी सनलाइट निकल करके आती है। जनरली ये होता है कि ये सनलाइट यहां से आएगी और यहां से चली जाएगी। तो इससे होगा ये दोस्तों कि कभी भी हमारी पृथ्वी पर जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो गर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? सूर्य की किरणें आई, पृथ्वी से टकराई और पूरी बाहर चली गई। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगी। तो क्या करें सर? तो ये काम करती हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे वायुमंडल में 0.03% बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं कहीं पर, जैसे एक यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अणु होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, तो अब क्या होगा? सूर्य की किरणें यहां से तो बाहर निकल जाएंगी, यहां से तो वो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इसको यहां ट्रैप कर लेगा। ये जो मॉलिक्यूल है CO2 का, ये इसे यहां ट्रैप कर लेगा। तो इस वजह से क्या होगा? हमारी पृथ्वी पर थोड़ा गर्म वातावरण बना रहेगा, जिस वजह से हम यहां पर सरवाइव कर पाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों की विशेषता यही होती है, ये सूरज की किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने देती हैं, ये सोलर इंसोलेशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने देती हैं, पर उन्हें एग्जिट नहीं करने देती, वो उन्हें ट्रैप कर लेती हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर गर्म वातावरण बना रहता है। अब समस्या क्या है सर? तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को और बढ़ाया जाए, क्या दिक्कत है? तो मानव ने यही किया। इंसान अपनी गतिविधियों की वजह से लगातार वातावरण में CO2 छोड़ते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे। अब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अब वो और भी ज्यादा गर्म होने लगा, इतना गर्म जो प्राकृतिक नहीं है। तो इसी घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है, हरित गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं या वैश्विक भूतापन का नाम देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द Earth's average temperature due to the increase of greenhouse gases। तो ये चीज आपको याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं वायुमंडल के बारे में, कि दोस्तों जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, हमारे वायुमंडल में तापमान का अध्ययन किया गया, हमारे वायुमंडल में टेम्परेचर को स्टडी किया गया, और तापमान के आधार पर अध्ययन करने पर हमें पता पड़ा कि वायुमंडल में कहीं शुरुआत में तापमान कम होता है, फिर तापमान बढ़ जाता है, फिर तापमान कम होता है, फिर तापमान बढ़ जाता है। तो ये देखा गया कि हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें वास्तव में 5 परतें पाई जाती हैं, इसमें 5 लेयर्स पाई जाती हैं।
कौन कौन सी परतें हैं? तो जो पहली परत है दोस्तों वायुमंडल की, इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी जो परत है दोस्तों, इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। तीसरी जो परत है, इसे कहा जाता है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। चौथी जो परत है दोस्तों, इसे कहा जाता है आयनोस्फेयर, अर्थात आयन मंडल। और पांचवी जो परत है, इसे कहा जाता है एक्सोस्फेयर, अर्थात बहिर्मंडल। कहा जाता है कि हमारा वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। हर एक परत की विशेषता है, लेकिन वो 6वीं क्लास का टॉपिक नहीं है। जब हम जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जब हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इन प्लेटों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में एक एक बात को जानेंगे कि आखिर इन परतों से क्या होता है, कहाँ पर ओजोन पाई जाती है, ओजोन लेयर क्या करती है, बहुत सारी किरणों को बाहर भेज देती है, कुछ हिस्सा अंदर भी आ जाता है। तो ये 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाहमंडल। आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, ताप मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो ध्यान दो, हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी है, जितनी भी गैसें हैं, इन सभी गैसेस को मिलाकर के हम एयर कहते हैं, इन सभी को मिलाकर के हम वायु कहते हैं। लेकिन जब भी इस एयर में, ये एयर गतिमान हो जाए, जब भी ये मूव करने लगती है, तो गतिशील वायु को ही हम पवन का नाम देते हैं, हम विंड का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं पवन। पवन का मतलब होता है मूविंग एयर, जो गतिशील वायु है उसी को हम पवन का नाम देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब हमें पता चल गया कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं और हमारा वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसमें अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर आता है वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, वायु के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसी को हम वायुदाब कहते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, जो वायुदाब है वो कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जो मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यह समुद्र की सतह पर पाया जाता है, यह समुद्र तल पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वायुदाब समुद्र की सतह पर पाया जाता है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है घनत्व, वायुमंडल की डेंसिटी। तो बट नेचुरल सी बात है कि जब नीचे स्थलीय पर होंगे तो ज्यादा वायु होगी, तो घनत्व ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा। तो जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो घनत्व में भी कमी आती है। और ठीक यही कहानी है तापमान की, ठीक यही कहानी है टेम्परेचर की, कि ऊपर जाने पर तापमान लगातार कम होता है। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखना है वायुमंडल के बारे में। अभी ये पीपीटी हम अपलोड कर देंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बायोस्फीयर हम पढ़ चुके हैं, और ये जो अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमें एक ही क्लास में कवर करना है। तो कल हम एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन लेकर के ये कंप्लीट करा देंगे। आज शुरू करेंगे, खत्म नहीं हो पाएगा, आधी बातें समझ पाएंगे, आधी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कल ले लेंगे, और फिर जैसे ही आंतरिक संरचना खत्म होगा, आपकी दूसरी यूनिट का टेस्ट तैयार है, फिर आपका टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक, तो अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। इसके नोट्स हम अपलोड करा देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।